हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्षेत्रीय शक्ति के बारे में रिवीजन कर रहे हैं। तो आज का मोटिवेशन है, लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका था हैदराबाद, कर्नाटक, बंगाल के बारे में। अब हमारे इस वीडियो में अगला टॉपिक है क्षेत्र शक्ति में अवध के बारे में। मैंने यहाँ पे मैप बनाया है। ये एक्चुअली मैप भारत का है। पहले भारत का मैप जो था वो बड़ा था, वो चित्र बड़ा था, पाकिस्तान वगैरह सब शामिल था। तो उस समय का मैप है, आप इसे समझने के लिए बस कंसिडर कीजिए। तो अवध जो था वो क्यों महत्वपूर्ण था सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो गंगा नदी क्षेत्र के आसपास था और ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि था। उपजाऊ भूमि होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो भू राजस्व है, लैंड रेवेन्यू, वो मिलेगा, इसलिए वो अवध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि दिल्ली में वहाँ पे मुगल बैठा और मुगलों का सबसे अयोग्य शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। में यहाँ पे देखिए, ये सबसे अयोग्य शासक मोहम्मद शाह रंगीला था, जिसने क्या किया था कि अवध में एक सूबेदार नियुक्त किया था। उसका नाम क्या था? सआदत खां। ये बात आपको ध्यान है, सआदत खां। और उधर हैदराबाद आप जाइएगा या फिर कर्नाटक वाला हमने जो बताया था उसमें भी सआदत उल्ला खां। ये दोनों पे ध्यान देना है, यहाँ पे सआदत खां है, वहाँ पे सआदत उल्ला खां है। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सूबेदार किसे नियुक्त किया? सआदत खां को। और सआदत खां ने 1722 ईस्वी में अवध को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, 1722 ईस्वी में। और सआदत खां ने अवध की राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो अवध का राजधानी फैज़ाबाद को बनाया उसने। और सआदत खां को एक उपाधि, एक नाम से पुकारा जाता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग? बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे प्राप्त है? बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे प्राप्त है? सआदत खां को। उसने राजधानी कहाँ पे अपना बनाया? फैज़ाबाद में। उसने स्वतंत्र राज्य अवध को कब घोषित किया? 1722 ईस्वी में। अब अवध का दो राजधानी था। पहला राजधानी कौन सा था? फैज़ाबाद। मैं यहाँ पे साइड में लिखा हूँ फैज़ाबाद और लखनऊ। फैज़ाबाद को अपनी राजधानी किसने बनाया? सआदत खां, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैज़ाबाद को राजधानी बनाने वाले कौन थे? सआदत खां। और लखनऊ को किसने बनाया था? आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला ने क्या किया था? लखनऊ अवध का राजधानी बनाया था। और यहाँ पे आगे एक बात लिखा हुआ है कि आसफ उद्दौला जो है, इसने इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी गेट का निर्माण भी करवाया था। यहीं पे हम लोग साथ ही साथ देख लेते हैं कि बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किसने करवाया था, रूमी गेट का निर्माण किसने करवाया था? तो आसफ उद्दौला ने करवाया था। फिर आगे हम लोग देखेंगे, सआदत खां के बाद यहाँ पे एक बात है कि उस समय नादिर शाह, मैं यहाँ पे बहुत ही छोटा लिखा हूँ, आपको आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रहा होगा कि उस समय नादिर शाह ने पानीपत पर अटैक कर दिया था। तो उसी समय सआदत खां ने 1722 ईस्वी में जब उसने अवध को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था, तो उसने ये कहा था कि पानीपत में क्या कर रहे हो, सारा माल दिल्ली में रखा हुआ, वहाँ पे अटैक करो। तो नादिर शाह ने क्या किया? दिल्ली में नादिर शाह को दिल्ली बुलाने वाला कौन हो गया? तो नादिर शाह को दिल्ली बुलाने वाला सआदत खां हो गया, जो कि 1739 ईस्वी में उसे दिल्ली के लिए बुलाया गया कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा खजाना है, वहाँ पे अटैक करो, वहाँ पे आपको बहुत खजाना मिलेगा। और नादिर शाह ने सआदत खां को ये भी बोला था कि अगर वहाँ पे कुछ नहीं बोला तो तुम्हारा सर कुचल देंगे हम। तो इसी के डर से सआदत खां ने क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया था। ये मैं यहाँ पे आपको सर्कल करके दिखा रहा हूँ। सआदत खां के बाद फिर अवध का नवाब कौन बना? सफदरगंज। सफदरगंज अवध का नवाब बना। उसके बाद उसने क्या बताया कि अवध का नवाब मुगलों का जो होगा वो वजीर होगा। अवध का नवाब ही मुगलों का वजीर होगा, ये सफदरगंज ने कहा था। फिर उसके बाद सुजाउदौला, याद होगा आपको, बक्सर का युद्ध जिसने तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला, बीच में फटे में टांग अड़ाया था, वो सुजाउदौला है। 1764 ईस्वी में बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो किसके बाद नवाब बना था अवध का? वो सफदरगंज के बाद बना था। फिर आगे है, सुजाउदौला के समय में ही जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो उसी के समय क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। हम वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस इलाहाबाद का संधि हुआ था, जो वो कौन किया था?
सुजाउदौला। हाँ, सुजाउदौला जब हारा था तो इलाहाबाद की संधि क्लाइव के द्वारा हुआ था। इलाहाबाद की संधि होने के बाद जब इलाहाबाद का संधि होता है तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने कड़ा इलाहाबाद क्षेत्र का राजस्व मुगलों को दे दिया और फिर सुजाउदौला पे फाइन भी कुछ किया था, 50 लाख का फाइन किया था। उसके बाद अंतिम नवाब जो है वो अवध के कौन है? वाजिद अली शाह 1856। यहीं से फिर आगे वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल जो 1857 की जो क्रांति होती है वो अवध का नेतृत्व करती है उस समय। आगे यहाँ पे देखेंगे अच्छे से। वाजिद अली शाह 1856 में अवध का अंतिम नवाब बना। उस समय दिल्ली में डलहौजी हड़प नीति लगाकर बैठा हुआ था कि कहाँ से हम सारा संपत्ति हड़प लें। उसी समय एक आउटरम रिपोर्ट जारी होता है जिसमें यह लिखा होता है कि अवध में कुशासन चल रहा है, और इसी रिपोर्ट के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को अपने अंडर कर लिया। और इसी बात से नाखुश होकर के बेगम हजरत महल जो वाजिद अली शाह की पत्नी थी उसने क्या किया? 1857 की क्रांति में अवध से विद्रोह कर दिया था और अवध से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। फिर इसके बाद है मैसूर क्षेत्र के बारे में। मैसूर क्षेत्र शक्ति वो प्राचीन से लेकर के आधुनिक भारत तक के बारे में इसमें बताया जाता है। इसका मैसूर क्षेत्र शक्ति जो उसके प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। इसमें प्राचीन इतिहास में क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने भारत का मैप बनाकर आपको दिखाया है कि प्राचीन समय में बहमनी और विजयनगर दो साम्राज्य हुआ करते थे। बहमनी के अंदर गोलकुंडा और बीजापुर दोनों आता है, और विजयनगर के अंदर उसका राजधानी क्या है? विजयनगर की राजधानी हम्पी है कर्नाटक में, और इसके संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हरिहर बुक्का किस साम्राज्य के संस्थापक, या फिर विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर और बुक्का। ये और विजयनगर साम्राज्य के एक महान शासक जिसका नाम क्या है? कृष्णदेव राय, जो कि तुलुव वंश से संबंध रखते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? तुलुव वंश से। और कृष्णदेव राय के दरबार पे ही अष्टदिग्गज रहते थे, और कृष्णदेव राय ने एक ग्रंथ है जिसका नाम है अमुक्तमाल्याद। ग्रंथ का रचना किसने किया था? कृष्णदेव राय ने। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जब बहमनी और विजयनगर के बीच में संघर्ष हुआ था 1556 ईस्वी में, जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध के नाम से जाना जाता है, उस युद्ध को 3 नाम से जाना जाता है। वो युद्ध कौन कौन से हैं? तालीकोटा का युद्ध, बनीहट्टी का युद्ध, और राक्षस टांगड़ी का युद्ध। यहाँ पे आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपको वॉइस क्लियर सुनाई दे रहा होगा मेरे दोस्तों। ये तालीकोट का युद्ध, बनीहट्टी का युद्ध और राक्षस टांगड़ी का युद्ध। इसमें विजयनगर का हार होता है और विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है, और इसी की जगह पे मैसूर जो क्षेत्र शक्ति है उसका जन्म होता है। हैदर अली 1761 ईस्वी में आधुनिक मैसूर का स्थापना करता है। तो आधुनिक मैसूर का स्थापना करने वाले कौन थे? हैदर अली 1761 ईस्वी में। और इसके बाद हैदर अली जो थे वो फ्रांसीसियों का क्या किए? सपोर्ट किए, इसलिए। और उस समय 1763 मैंने आपको बताया था कि आंग्ल फ्रांस युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा था। फर्स्ट कार्नाटिक वार, सेकंड कार्नाटिक वार और थर्ड कार्नाटिक वार। सारे में फर्स्ट कार्नाटिक वार में एक्सला सापिल की संधि होता है, सेकंड कार्नाटिक वार में पांडिचेरी का संधि होता है, और थर्ड कार्नाटिक वार में पेरिस की संधि होता है। तो उसी बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है, और हैदर अली फ्रांस के सपोर्ट में आ गए थे, जिसके वजह से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि हैदर अली फ्रांस का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उस समय आंग्ल मैसूर युद्ध छिड़ गया। और उसमें कितने युद्ध हुए थे? 4 युद्ध हुए थे। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से लेकर के 1769 तक हुआ था, इसमें हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, लेकिन इस युद्ध में हैदर अली मजबूत थे, इसलिए इस युद्ध को विराम कर दिया गया। और इस युद्ध में किसका संधि होता है? मद्रास की संधि होता है।
इस युद्ध में मद्रास का संधि होता है। इस युद्ध में मद्रास का संधि होता है। चारों युद्ध में 4 संधियां होती है, वो कौन कौन से हैं। और सेकेंड वार जो होता है, सेकेंड अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में होता है। 1782 में हैदर अली का मृत्यु हो जाता है। सेकेंड अंगल मैसूर युद्ध के दौरान ही 1782 ईस्वी में हैदर अली का मृत्यु हो जाता है। फिर उसके बेटे ने, टीपू सुल्तान जो उसका बेटा है, उसने युद्ध का नेतृत्व करता है। और इस युद्ध में मंगलोर का संधि होता है। ये सब क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वारन हेस्टिंग युद्ध लड़ रहा होता है उस युद्ध में, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध में। फिर उसके बाद थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या लिखा हुआ है, 1790 से लेकर के 1792 तक यह युद्ध चलता है। 2 साल युद्ध चलता है। और ये युद्ध टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। और इस युद्ध में किसका संधि होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होता है। और मैसूर का आधा राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है, मतलब आधा राज्य मैसूर का अपने कब्जे में ले लेता है कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद है फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1796 से 1799 ईस्वी तक। 1796 से 1799 ईस्वी तक टीपू सुल्तान का इस युद्ध में मृत्यु हो जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वेलेस्ली, उस समय जो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ाई कर रहा होता है, वेलेस्ली। और वेलेस्ली का एक स्टेटमेंट था कि पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, वेलेस्ली के द्वारा। ये स्टेटमेंट देकर के सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह स्टेटमेंट किसका है। कुछ बातें टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग वो भी देख लेते हैं। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। ये बात मैंने आपको जब फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध बता रहा था, उसी समय मैंने बताया आपको कि सेकेंड वार में हैदर अली का मृत्यु हो जाता है और टीपू सुल्तान उस युद्ध का नेतृत्व करता है। तो टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र है। फ्रांसीसी क्रांति से ये बहुत ही प्रभावित थे और जैकोबियन क्लब का यह एक सदस्य था। ट्री ऑफ लिबर्टी श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किया था किसने, टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने एक स्टेटमेंट दिया था। टीपू सुल्तान इतने महान शासक क्यों बने थे, जबकि वो बहुत ही कम उम्र में डेथ कर गए थे। टीपू सुल्तान ने लाइन कहा था, भेड़ की तरह लंबी जिंदगी से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन जीना। उसने बहुत सारे नवाचार भी किए थे। नौसेना के निर्माण का प्रयास किया था। मापतोल की कई नई पद्धतियां लाई थी। कैलेंडर प्रणाली लाया था। विदेश में दूध भेजने का शुरू किया था। सिक्का ढलाई का नया तरीका और रॉकेट प्रणाली का भी प्रयास किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे मैसूर और अवध ये दोनों ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पंजाब और सिख, ये सब बचे हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आप सभी से रिवीजन करूँगा आप सबके साथ। सो थैंक यू।